बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द ऑस्मोसिस। हम लोगों ने इसके पहले जो चैप्टरों में पढ़ा है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था डिफिनीशन ऑफ द सेल। उसके पहले इंट्रोडक्शन का क्लास था। डिफिनीशन ऑफ द सेल के बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल। इसके बाद हम लोगों ने इसके कंपोजिशन के विषय में पढ़ा कि सेल का कंपोजिशन किससे होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने उसके बाद देखा था कि उसमें पदार्थों का आवागमन कैसे होता है, एक सेल कैसे न्यूट्रिएंट को, वाटर को एब्जॉर्व करती है और कैसे एग्जिस्ट करती है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे डिफ्यूजन के माध्यम से। पिछला टॉपिक था डिफ्यूजन, जो ऑस्मोसिस का ही एक भाग है, यानी कि हम उसको भी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत पढ़े थे। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम लोग परासरण कहते हैं। परासरण का मतलब होता है जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सांद्रण ज़्यादा होगा, वहाँ से ऑस्मोसिस के अंतर्गत वाटर एग्जिट करेगा, यानी कि लो कंसंट्रेशन की तरफ। अगर एग्जिट इन्वायरमेंट में अगर वाटर ज़्यादा है तो वह एंटर करेगा सेल के अंदर। तो देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या बनता है, डिफिनीशन क्या बनता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, यानी कि पानी के कणों का मूवमेंट थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन, जो एक मेम्ब्रेन के द्वारा सिलेक्टिव किया हुआ एक तत्व है जो किसी कोशिका के अंदर इन और आउट हो सकता है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। जब पानी का मोमेंट किसी सेल के द्वारा अंदर या बाहर होता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी जहाँ पर सांद्रण ज़्यादा होगा वहाँ से वाटर कम सांद्रण की ओर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, उसे हम ऑस्मोसिस के अंतर्गत देखेंगे। जबकि हम लोगों ने डिफ्यूजन में पढ़ा था कि डिफ्यूजन में यहाँ पर वाटर या सब्सटेंस था। ठीक है, वाटर या सब्सटेंस था, यानी जब कोई पदार्थ मूवमेंट करता है अंदर और बाहर कोशिका के तो उसे हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं, डिफ्यूजन के अंतर्गत देखते हैं। परंतु यहाँ पर ऑस्मोसिस में केवल वाटर का ही डिफ्यूजन होने वाला है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब होता है विलयन। विलयन बनता है विलेय और विलायक से। तो विलेय के रूप में हमारे पास सोल्यूट है और सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक। यानी कि जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है सोल्यूट होता है। कम का मतलब कि कोई भी मान लीजिए वाटर है, वाटर में अगर हम थोड़ा से कोई पदार्थ मिला दें तो उसे सोल्यूट कहेंगे, जो पूरी तरह से घुल जाए, और जो घोलता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑस्मोसिस के अंतर्गत एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास किशमिश है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसा रहेगा कि किशमिश जो है पिचका हुआ होता है। कोई ऐसी कंडीशन बने कि यह किशमिश फूल जाए। कुछ समय के लिए आप पानी में किशमिश भिगो कर रख दीजिए तो कुछ टाइम बाद क्या करेगा, फूल जाएगा पूरी तरह से। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब फूलता है तो उस फूलने का प्रोसेस क्या कहलाएगा। एक कंडीशन दूसरा होता है कि जिस भी आप वाटर में, मान लीजिए कि मैंने इस वाटर में, इस फ्लास्क में वाटर प्लस शुगर मिक्स किया है इक्वल टाइप में, जितनी मिठास हमारे किशमिश की है उतने ही मैंने इसको मिक्स किया है। तो यहाँ पर जैसे किशमिश था वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो फूल गया है, यहाँ पर ज्यों के त्यों रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं कि अगर किशमिश फूली हुई है, अगर हम उसको जल और साल्ट के विलयन डाल दें, ठीक है, तो यहाँ फूली हुई किशमिश पिचक जाती है। इन तीनों कंडीशन में तीन तरह के रूल्स काम करते हैं। पहला होता है अगर सोल्यूट कम है सॉल्वेंट से, यानी कि सोल्यूट कम है। दूसरा कंडीशन बनेगा सोल्यूट बराबर है सॉल्वेंट के और सोल्यूट ग्रेटर देन है सॉल्वेंट के। इन तीनों कंडीशनों में अगर सोल्यूट सॉल्वेंट से कम है तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं ब्लड का। मान लीजिए यहाँ ब्लड है, ब्लड में वाटर की मात्रा जो है कम है और बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो H2O एंटर कर रहा है, इस कंडीशन में ब्लड की सेल क्या होगी, पूरी तरह से फूल जाएगी, स्वेलन हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत देखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन बनेगा, अगर ब्लड के जो सेल्स हैं वह ऐसे मीडियम में हैं जहाँ पर पानी की मात्रा ब्लड के अंदर और बाहर दोनों इक्वल है, बराबर है, कहीं पर भी किसी का ज़्यादा बहुलता नहीं है, तो इस कंडीशन में वाटर इन भी कर सकता है, आउट भी कर सकता है, परंतु इसका शेप और साइज़ जो है इक्वल रहेगा। इसका शेप और साइज न तो बढ़ेगा न तो घटेगा, इसलिए इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि बराबर, बिल्कुल साम्यावस्था में। आगे आता है, यदि ब्लड सेल्स के अंदर वाटर की लेवल ज़्यादा है, अगर बाहर की तरफ वाटर लेवल कम है, तो इसे कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर से वाटर बाहर की तरफ निकलेगा और अधिक मात्रा में निकलेगा जब तक कि यह बराबर न हो जाए। दोनों कंडीशनों में यहाँ पर भी वाटर तब तक बाहर निकलेगा जब तक दोनों अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट बराबर न हो जाए, और यहाँ पर भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी ये तब तक अंदर एब्जॉर्ब करता रहेगा वाटर को जब तक दोनों बराबर मात्रा में सांद्रण न हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे स्वालन होगा, यहाँ पर वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है तो कोशिका क्या होगी, श्रिंकेज हो जाएगी, यानी पिचक जाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि कैसे काम करता है। अब देखते हैं एंडोस्मोसिस क्या होता है। एंडोस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। जब सेल के अंदर पानी का मूवमेंट ज़्यादा होता है, पानी अगर सेल के अंदर ज़्यादा जा रहा है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे हम एंडोस्मोसिस कहेंगे। यानी कोई भी सेल अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग। जब किसी भी सेल के बाहर वाटर निकल रहा हो, बाहरी वातावरण में जा रहा हो, उसे हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्लियर होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में केवल पानी का परासरण होता है। यहाँ पर टोटली डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट, यहाँ पर मूवमेंट किस में रहेगा, सॉल्वेंट में रहेगा, केवल वाटर में। वाटर की मात्रा जहाँ पर भी कम होगी वहाँ पर वह एग्जिट करेगा। ठीक है, हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम देखा किशमिश के एग्जाम्पल में। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर सोल्यूट कम है सॉल्वेंट से तो हाइपोटोनिक होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट बराबर है तो आइसोटोनिक होगा, और सोल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट से तो यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। हम लोगों ने ब्लड के माध्यम से समझा, ब्लड के एग्जाम्पल से, कि यह कैसे काम करता है। अगर वाटर किसी सेल के अंदर इंटर कर रहा है तो उसे हम एंडोस्मोसिस कहेंगे। अगर किसी सेल से बाहर की तरफ वाटर निकल रहा है तो उसे हम एक्सोस्मोसिस कहेंगे। आगे देखते हैं ऑस्मोसिस के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टी, पहला है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है इसमें वाटर जो है अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है नो एनर्जी इज़ द रिक्वायर्ड। ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन या सांद्रण किस में ज़्यादा है। अगर ज़्यादा सांद्रण है तो लो की तरफ चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमने किसी प्रकार का एनर्जी देने की आवश्यकता हो जिससे कि प्लांट में वाटर का संचार हो सके। नेक्स्ट होता है प्रोसेस लॉस्ट अप टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। यह प्रोसेस तभी रुकता है जब दोनों साम्य अवस्था में आ जाएं, यानी कि आइसोटोनिक लेवल पर जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वाटर का फ्लो चलता रहेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ तब तक चलेगा जब दोनों साम्य अवस्था में न आ जाएं। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाएंगे तो यह प्रोसेस अपने आप रुक जाता है। नेक्स्ट है सेल एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस के अंतर्गत जो पेड़ पौधे होते हैं वह पानी को सोखते हैं या फिर लेते हैं। तो सेल ऑब्जर्व वाटर, सेल वाटर को लेते हैं थ्रू द ऑस्मोसिस, यानी परासरण के माध्यम से कोई भी सेल वाटर को एब्जॉर्व करता है, लेता है। अब इसी के आगे हम पढ़ते हैं कि एक टॉपिक आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य संकुचन।
तो यहाँ पर देखते हैं कि एक पेड़ पौधे के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स हैं, ठीक है, वैक्यूल्स। इस वैक्यूल्स में क्या होता है, ऑस्मोसिस का जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत क्या इसमें प्रभाव पड़ने वाला है देखते हैं। तो होता है कि प्लाज्मोलाइसिस से इट इज़ द फिनोमेना, यह वह घटना है इन विच अ लिविंग प्लांट, जब कोई जीवित पौधा सेल लॉसेस वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, जब कोई जीवित पौधा प्रासरण के माध्यम से, ऑस्मोसिस के माध्यम से पानी को लूज करता है, लॉस कर लेता है, तो उसे हम व्हेन केप्ट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब अत्यधिक सांद्रण के माध्यम से जब कोई पेड़ पौधा अपने वाटर को लूज कर देता है या फिर खो देता है, उसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पर वैक्यूल्स हैं, तो अगर बाहरी वातावरण से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर पानी जो है अंदर एंटर कर रहा है, वैक्यूल्स के अंदर आ रहा है, तो यह फूल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। जब ये बहुत बड़ा फूल हो जाता है इसे हम टर्गिड कहते हैं, यानी कि फूला हुआ। जब किसी प्लांट सेल में अगर यहाँ पर पानी बाहर भी जा रहा है, अंदर भी आ रहा है, यानी स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो यहाँ पर न तो कोशिका यानी फूलेगा न तो पिचकेगा, वह क्या रहेगा, साम्य स्थिति में रहेगा। तो उसे हम फ्लैकिड कहते हैं, यानी झूलता हुआ, यानी कि पानी एंटर भी करेगा बाहर भी निकलेगा, एंटर करेगा बाहर निकलेगा, जैसे आवश्यकता होगी। परंतु यहाँ पर सेल में या वैक्यूल्स में किसी प्रकार की भी यानी कि न तो बढ़ोतरी होगी न घटेगा, ठीक है। आगे आता है प्लाज्मोलाइसिस स्टेट। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वह बाहर की तरफ निकलता है। क्यों निकलता है, जैसे मान लीजिए कि किसी प्लांट के अंदर किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ गई। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि स्टार्च का लेवल बढ़ गया है, तो सेल के अंदर जितने भी वाटर होंगे मॉलिक्यूल, वो तब तक बाहर निकलेंगे जब तक दोनों स्टेट बराबर ना हो जाए। सेल के अंदर और सेल के बाहर जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगा तब तक वाटर बाहर निकलेगा, और यह क्या होगा, जो वैक्यूल्स है वो पिचक जाएगा। और वैक्यूल्स अगर पिचक गया तो इसी पिचकने के कारण ही इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं या जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। इसमें जो होता है पानी के लॉसेस होते हैं, पेड़ पौधे पानी को लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हम समझते हैं कि क्या अगर आप किसी गमले में पौधा लगाए हैं, तो क्या इस गमले के पौधे को आप